साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष लेकर आते हैं कृषि संबंधित नई नई जानकारियाँ। साथियों, जैसा आपको पता है, दालें हमारे लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग पर दलहनी फसलों को उगाया जाता है। तो इसी से जुड़ा आज हमारा विषय है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य विषय पर चर्चा। और इसमें चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और साथियों, जैसे आपको पता है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष सफल कृषक होते हैं जो अपने अनुभव साझा करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मनोज जी पटेल, आप जिला दमोह से हैं। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारा पहला प्रश्न आपसे है, अब जब ग्रीष्म ऋतु जा रही है और वर्षा ऋतु आ रही है, तो ऐसे में खरीफ का सीज़न प्रारंभ होने वाला है, तो दलहनी फसलों में किस प्रकार के समसामयिक कार्य किए जा रहे हैं, इस बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में अभी मूंग की फसल गर्मियों में काफ़ी बड़े पैमाने में होती है और मूंग की फसल अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों में लगाई है। जिन किसान भाइयों ने मसूर या चने के बाद लगाई थी, उनकी फसल मैच्योर होने वाली है, तो वो उसको कटाई करके, और अभी चूँकि बारिश का भी मौसम हो रहा है तो उसको सुरक्षित कटाई करके गहाई करके भंडारण करें। और जिन किसान भाइयों ने गेहूं की कटाई के बाद मूंग बोई थी, निश्चित तौर पे अभी उनको लगभग 1 महीने का समय और लगेगा। तो अभी उनका फूल आने की अवस्था या फूल के बाद फलियों की अवस्था है। तो इस दौरान सिंचाई बहुत जितनी आवश्यकता है सिंचाई करें और साथ ही कीट प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। और यदि उसकी बढ़वार कम है या फ्लावरिंग कम हुई है तो आप NPK जो घुलनशील उर्वरक आते हैं उनका छिड़काव करके उनके पुष्पन को या उनके फलन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इलाकों में उड़द की फसल भी गर्मियों में किसान भाइयों ने ली है, तो उड़द भी इस समय फली अवस्था पे है फूल के बाद, तो उसमें भी किसान भाई पोषक तत्वों का भी खड़ी फसल में प्रबंधन करें और कीट प्रबंधन, खासतौर से जो फली छेदक कीट होता है उसके नियंत्रण के लिए समय पे अगर डॉक्टर साहब, अगर हम ग्रीष्म काल में विशेष तौर बात करें दलहनी फसलों के बारे में, तो इस वक्त कौन कौन सी फसलें अभी लगी हुई है? हाँ, देखिए, कई क्षेत्रों में उड़द किसान भाइयों ने लगाई है और कुछ क्षेत्रों में आपका मूंग है। इसके अलावा थोड़ा बहुत बरबटी भी, सब्जी वाली जो बरबटी है वो भी उपयोग करते हैं। तो ये तीनों ही फसलें हमारी फ्लावरिंग के बाद अब पॉडिंग स्टेज में है और इस समय अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों को खड़ी फसल में पोषक तत्व प्रबंधन, जो घुलनशील उर्वरकों का उपयोग है वो, और साथ ही साथ कीट प्रबंधन, ये दोनों काम अगर हम बहुत अच्छे से करते हैं तो निश्चित रूप से उत्पादन। डॉक्टर साहब, विशेषकर अगर हम मूंग की फसल की बात करें तो समाचार पत्रों के माध्यम से ये देखा पड़ा गया है कि रासायनिक दवाइयों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है कीट नियंत्रण के लिए। तो क्या कोई जैविक विधि है जिससे कीट नियंत्रण किया जा सके? बिल्कुल जैविक विधि है, जिनकी अभी देर से जिन्होंने मूंग बोई थी, शुरुआती दौर में वो ब्यूवेरिया बेसियाना या मेटाराइजम एनासोफिली या NP वायरस, ये जैविक कीटनाशी हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही फेरोमोन ट्रैप 8 से 10 प्रति एकड़ के मान से अगर लगाते हैं तो जो फली छेदक कीट का जो प्रौढ़ है वो उसमें ट्रैप होता है, तो उस पर एक तो निगरानी भी हो जाती है और दूसरा नियंत्रण होता है। और तीसरा जो बात है कि अगर हमें कीटनाशी डालना ही है तो हम शाम के समय कीटनाशी डालें और जो पानी की वांछित मात्रा है 150 से 200 लीटर पानी में हम जो अनुशंसित दवा है उसको डाल के, और एक बार में एक प्रकार के कीटनाशी को, या अगर आपको 2 समस्याएं हैं तो मिश्रित कीटनाशी या मिश्रित जो भी रसायन है उनका उपयोग करें। अपने मन से दवाइयों को या रसायनों को ना मिलाएं और उसके बाद अगर हम छिड़काव करते हैं तो कीट नियंत्रण हमारा बहुत अच्छे से हो जाता है। साथियों, डॉक्टर साहब ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। रासायनिक दवाइयाँ स्वयं के लिए तो हानिकारक है ही,
अपितु हम जिसको वो चीज़ें खिलाएंगे, अगर मूंग तैयार होता है और हमारे साथी लोग खाते हैं इसको, तो उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत ख़राब असर पड़ेगा। तो हमें जैविक विधियों का प्रयोग कर जैविक तरीके से कीट नियंत्रण करना चाहिए। तो साथियों, अब चलते हैं सफल कृषक की तरफ और जानेंगे किस तरीके से उनने खेती की शुरुआत की और खेती में किस तरीके का नवाचार कर रहे हैं। मनोज जी बताइए। मैं मनोज कुमार पटेल, ग्राम कुआखेड़ा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से। मधुमक्खी पालन मैंने स्टार्ट किया 2017 से। इसके साथ मैं पहले जॉब करता था एक मेडिकल सेक्टर में, और मधुमक्खी पालन मैंने 5 पेटियों से स्टार्ट किया था। ये एक्सीडेंटली मैं इस चीज़ में आया हूँ मधुमक्खी पालन, क्योंकि पहले मैं जॉब करता था, फिर कुछ एक प्रोग्राम देखा मैंने यूट्यूब पे, उसमें मधुमक्खी पालन मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने 5 पेटियों से स्टार्ट किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि इसको व्यवसाय के रूप में क्यों ना उतारा जाए। इसके पहले हम कृषक हैं और हमारे पास ऑलरेडी खेती से रिलेटेड ज़मीन भी है और कर रहे थे, तो एडिशनल मैं करना चाह रहा था कि कुछ इसमें कुछ ऐड ऑन किया जाए। तो देखा तो मधुमक्खी पालन से काफ़ी शहद भी उत्पाद मेरे को मिला, और फिर आगे मनोज चल के जी, आप न शहद उत्पादन करते हैं, तो थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए कि किस तरीके से आपने शुरुआत की, क्या कहीं से आपने मधुमक्खी पालन सीखा था? क्योंकि कई बार देखा गया है कि मधुमक्खी पालन शुरू किया लेकिन वो बंद हो गया, तो आपने कहीं से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और किस तरीके से इसको प्रारंभ किया है? नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से मैंने इसका ट्रेनिंग लिया था, जहाँ इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और इसके बाद मैंने स्टार्ट किया। और उनने पैकेजिंग करना था, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम मेरे को ये आई थी कि जो शहद हम उत्पाद कर रहे हैं और उसकी पैकिंग कर रहे हैं, तो स्मार्ट पैकिंग ना होने के कारण मेरी गुणवत्ता और वो क्वालिटी मार्केट में उतना अच्छा नहीं हो पाता। फिर कृषि विज्ञान केंद्र की हेल्प ली, वहाँ पैकिंग यूनिट लगी है, प्रोसेसिंग यूनिट लगी है, उनने प्रॉपरली मेरे को प्लान करवाया कि इसको कैसे आप मार्केट में उतारें, कैसे मार्केटिंग की जाए। तो स्टार्ट करके पहले साल मैं 2 क्विंटल शहद उत्पाद हुआ। अब आज की डेट में 60 से 70 क्विंटल उत्पाद करके हम आगे अपने क्षेत्र में, जो कि कहा जाए कि जबलपुर, दमोह और भी क्षेत्र में मधुमक्खी की पैकिंग, शहद की पैकिंग डिफरेंट मोनोफ्लोरा बेस हनी के साथ पैक कर रहे हैं सर। तो साथियों, आपने देखा आज हमारा किसान सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि उसका प्रसंस्करण, मार्केट में पैकेजिंग और बहुत अच्छे से इसकी मार्केटिंग कर रहा है। साथियों, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमारा विषय है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य विषय पर चर्चा। और आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र सागर से हैं, और साथ ही हैं सफल कृषक मनोज पटेल जी। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारा अगला प्रश्न आपसे है कि दलहनी फसलों में सिंचाई प्रबंधन किस तरीके से किया जाता है और कितने कितने समय अंतराल में सिंचाई की जानी चाहिए? वैसे तो दलहनी फसलों को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, जी। लेकिन जो गर्मियों में हम ग्रीष्म काल में या समर में जो हम क्रॉप लगाते हैं, उसमें हमें कम से कम 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 10 से 12 दिन के अंतर पे हमें सिंचाई करनी चाहिए। जब ज़मीन में हल्की सी दरार पड़ने लगे तब तुरंत हमें सिंचाई करनी चाहिए। और चूँकि दलहनी फसलों का नेचर होता है कि वो तीव्रता से फैलती हैं और ज़मीन को ढक लेती हैं, तो 10-12 दिन के अंतर पे अगर हम मूंग में, उड़द में इस समय गर्मियों में सिंचाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन अच्छा होता है। और यदि कभी हम खरीफ की बात करें तो खरीफ में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी लंबा कोई ड्राई स्पेल आ गया तो उस समय हमें एक लाइफ सेविंग इरीगेशन उनको अवश्य देनी चाहिए, जिससे उत्पादन हमारा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, कई बार देखा ये भी गया है कुछ किसान भाई के पास बहुत पानी ज़्यादा होता है, तो उन्हें लगता है कि ज़्यादा पानी देने से शायद उत्पादन ज़्यादा हो, तो वो इतना पानी दे देते हैं कि फसल पीली पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा सिंचाई से नाइट्रोजन की पूर्ति कम होती है जी, और बढ़वार अधिक होती है, जिससे कीट व्याधियों का प्रकोप होता है। तो हमें दलहनी फसलों में
जो अनुशंसित मात्रा है पानी की या सिंचाई की उतना ही हमें देना है, अधिक पानी नहीं हमें देना। अगर अधिक पानी आपके पास है तो फिर आप दूसरे विकल्पों पे जा सकते हैं। तो आप जो है दलहनी फसलों में तो सिंचाई कम लगती है, लेकिन क्रांतिक अवस्था जो है जिस पे ज़रूरत है पानी की उस पे अवश्य पानी दिया जाना चाहिए। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि हमें सिंचाई प्रबंधन किस तरीके से करना है और पानी कितने कितने समय अंतराल में देना है। तो बिल्कुल हमारे किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और नुकसान से बचेंगे। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल है, खरीफ का सीज़न आने वाला है, ऐसे में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है और उनके लिए खेत किस तरीके से तैयार करें हमारे किसान भाई? बिल्कुल, अभी 1 से 1.5 महीने बाद हमारा खरीफ स्टार्ट होने वाला है। खरीफ में हमारे यहाँ अरहर, उड़द, मूंग, ये 3 मुख्य फसलें हैं जो हम खरीफ में लेते हैं। और जो हमारा खेत की तैयारी की बात है, अभी हमारी रबी फसलों की कटाई के बाद किसान भाइयों ने जुताई करके खेत डाल दिए होंगे। यदि उस समय जुताई नहीं की है तो अभी जो हल्की फुल्की बारिश हुई है विभिन्न क्षेत्रों में, तो खेत काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इसमें हम एक बार कम से कम जुताई करके खेतों को डाल दें, और जब बारिश स्टार्ट हो, मानसून आ जाए, मानसून आने के बाद जब हमारा कम से कम 4 से 5 इंच बारिश हो जाए, तब खेत को कम से कम 2 बार जुताई करके और फिर तीसरे बार में हम बुआई का काम प्रारंभ करें। इस प्रकार से अगर हम 2 से 3 जुताइयाँ करते हैं, एक बार अभी 2 बार बारिश होने पे, तो हमारा खरपतवारों का प्रकोप कम होता है और हमारा मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। इससे हमारा फसल का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो लैंड प्रिपरेशन किसी भी फसल के लिए जो भूमि की तैयारी वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना अधिक भू परिष्करण आप करेंगे 2 से 3 बार, उतना अच्छा आपकी मिट्टी भुरभुरी होगी और फसल के लिए उपयुक्त होगी। तो खेत की तैयारी करना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और किसान भाई अवश्य जो है फसल चक्र में दलहनी फसलों को अपनाएं। इससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और उत्पादन भी अच्छे, दूसरी फसलों के उत्पादन भी अच्छे होते हैं। साथियों, आपने जाना कि दलहनी फसलें उगाने से मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी होती है और साथ ही साथ हम दलहनी फसलों को जब लगाते हैं तो विशेषकर हमें खेत के चुनाव में भी सावधानी बरतनी होती है। ऐसे नहीं कि हम हर कहीं दलहनी फसल कर सके, जल भराव वाला क्षेत्र ना हो और व्यवस्थित ढंग से उसकी बुआई हो। डॉक्टर साहब, आप से हमारा अगला सवाल है कि जैसे मनोज जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार के युवाओं को आपके द्वारा कोई प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? निश्चित तौर पे हमारे यहाँ जो कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण होते हैं और ग्रामीण युवाओं को अलग अलग विधाओं में, जैसे आप वर्मी कंपोस्ट है, आपका सीड प्रोडक्शन है या प्रोसेसिंग है, वैल्यू एडिशन है, इसके हर केवीके में 15 दिन का, 21 दिन का इस तरह का ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। और ये जो हमारे युवा साथी हैं या युवतियां हैं, वो निश्चित तौर पर ट्रेनिंग लेके और उसको अपने उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। रेगुलर हम लोग हर साल में 1 या 2 ट्रेनिंग इस तरह के करते हैं और निश्चित तौर पे किसान भाई उसको अपना भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर या मध्य प्रदेश स्तर पर कई सारे अनुसंधान केंद्र हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो ये किसानों के लिए प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ पे नई नई तकनीकी का मतलब निजात की जा रही है। तकनीकी जो विभाग, कृषि विभाग के माध्यम से या हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों तक डिमोन्स्ट्रेशन में या जो हमारे प्रशिक्षण है उनके माध्यम से हम किसानों को देते हैं। साथ ही साथ रेगुलर, मतलब हर महीने में 2 से 3 ट्रेनिंग हम लोग ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस करते हैं। साथियों, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
साथियों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज हमारा विषय है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य विषय पर चर्चा। और आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। आप कृषि विज्ञान केंद्र सागर से हैं और साथ ही हैं सफल कृषक मनोज पटेल जी। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि आज हमारा विषय है दलहनी फसलों का, तो विशेषकर दलहन अनुसंधान केंद्र के बारे में हम बात जानना चाहेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हाँ, जाते हैं? वहाँ पे दलहनी फसलों का बीजोत्पादन, दलहनी फसलों की प्रोडक्शन माने उत्पादन तकनीकी, इस पर प्रशिक्षण होते हैं। और हमारा जैसे अभी चूँकि जबलपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ग्वालियर एग्रीकल्चर दोनों जगह दलहन अनुसंधान परियोजनाएं हैं, तो उसमें विभिन्न परियोजनाओं में किसानों के लिए प्रदर्शन, नई फसली की नए बीजों का प्रदर्शन, उन्नत तकनीकी पर आधारित प्रशिक्षण ये आयोजित किए जाते हैं। साथ ही हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनको भी दलहन उत्पादन हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दलहन आदर्श ग्राम और दलहन अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, इनका आयोजन हमारे सभी केवीके के द्वारा अलग अलग फसलों में किया जाता है। तो निश्चित तौर पे दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भारत सरकार या हमारा मध्य प्रदेश सरकार का कृषि विभाग है जो प्रयास कर रहा है, उस प्रयासों में कृषि विज्ञान केंद्र या हमारा कृषि विश्वविद्यालय बराबर से उस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कर रहा है और निश्चित तौर पर लाभ भी हो रहा है किसान। हमारा अगला सवाल मनोज जी से है। मनोज जी, हमने ये सुना है कि शहद में भी कई तरीके के फ्लेवर्स पे काम किया जा रहा है, इस बारे में आप हमारे किसान भाइयों को कुछ बताइए। सर, फ्लेवर का मतलब ये रहता है कि हम नेचुरल तरीके से मधुमक्खी की बॉक्स कहाँ लगा रहे हैं। मतलब जिस फसल में लगाएंगे तो मधुमक्खी जो शहद लेके आएगी या जो नेक्टर लेके आएगी वो उसकी गुणवत्ता को प्रेजेंट करेगा। जैसे हम बात करें कि सरसों की शहद की, तो सरसों की शहद का एक गुण रहता है जो तुरंत जमने का। सर, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे उत्पाद जो होता है वो सरसों का होता है। और जमा हुआ शहद लोग मानने लगते हैं कि इसमें कुछ मिलावट कर दी है या जम गया है तो फिर वो खाने लायक उपयुक्त नहीं है। जी जी जी। दुनिया का कोई भी शहद हो वो जमेगा, कोई जमेगा 2 महीने में तो कोई जमेगा 10 साल में, पर उसकी टेंडेंसी रहती है जमने की। और शहद की सारी बाटलों पे लिखा भी रहता है कि शहद का जमना प्राकृतिक गुण रहता है। उसको गर्म पानी और तेज़ धूप में रखेंगे तो अपने गुण में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो लिक्विड है उसमें हो जाएगा। तो मनोज जी, आपने जैसे उत्पादन तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अगर आप आगे प्रसंस्करण की बात करें हम, तो आप प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी जाना चाहेंगे? प्रोसेसिंग में सर अभी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारी पैकिंग है जो मैं अपने क्षेत्र में जा रही है। और डिफरेंट मोनोफ्लोरा बेस हनी भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको मार्केट में उपयोग में आ रहा है। जैसे जामुन का हो गया, वन तुलसी का हो गया, लीची का भी बिहार से हमारी साइड जाती है तो वहाँ कलेक्शन होता है। तो डिफरेंट फ्लोरा बेस हनी भी कलेक्ट होता है। मनोज जी, शहद का बहुत ज़्यादा उपयोग मेडिसिन के तौर पे भी किया जाता है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और कहाँ कहाँ उपयोग? सर, मेडिसिन में तो अभी ज़्यादा उसको किस फॉर्म में और आगे करना है तो अभी नहीं उतरा हूँ। इस क्षेत्र में भी मैं आगे सोच रहा हूँ तो और मेडिसिनल वे में कैसे उतार सकते हैं उसका कृषि विज्ञान केंद्र या और कोई मीडिया से मेरे को गाइडेंस मिलेगा तो आगे करूँगा मैं काम। तो मनोज जी, आप जैसे आज बड़े पैमाने पे युवा ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, और जबकि शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं उनमें सब्सिडी दी जा रही है, तो ऐसे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए सर यही है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपका इंटरेस्ट खेती में है और उसको आगे कुछ करना चाहते हैं तो आप गांव में रह के उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपना ब्रांडिंग, अपना प्रोडक्शन, अपना नाम उसमें दर्ज करा सकते हैं। हाँ, मतलब स्वरोजगार अपनाएं। हाँ, हमारे युवा साथियों से आग्रह भी है कि आप नौकरी के पीछे ही ना भागें, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में सरकार भी ये चाहती है कि ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार हो और आपके गांव के ही 5-10 लोगों को रोजगार दे। तो बिल्कुल हमारे किसान भाई, हमारे युवा साथी इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल आपसे है, हम चलते चलते दलहनी फसलों पे कुछ विशेष टिप्स चाहेंगे जो हमारे किसान भाई को आप बताना चाहें इस समय, जो क्या क्या सावधानी बरतें हैं और किस प्रकार के कार्य किए जाएं। देखिए, अभी जो हमारी मूंग उड़द लगी हुई है, किसान भाई समय को देखते हुए अच्छे से उसको हार्वेस्ट करें और जो बीज है उसको सुखा के 8 से 10% नमी पर भंडारित करें।
आगे आने वाले सीजन में जो उन्नत किस्में हैं उनका उपयोग करें। बोने से पहले बीज का बीजोपचार करें और इसके बाद कल्चर से उपचार करें। खेतों में अच्छी तैयारी, खेत की जो 2 से 3 बार जुताई है उसको करें। और कीट नियंत्रण के लिए, निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप इनका उपयोग करें। और जब आवश्यकता हो तो 1 या 2 छिड़काव हम जैविक कीटनाशियों के करें, नीमास्त्र है या ब्यूवेरिया बेसियाना है। और इसके बाद अंतिम विकल्प के तौर पे हम रासायनिक दवाओं का उपयोग करें, जिससे रासायनिक दवाओं का जो वॉल्यूम है वो कम हो और अच्छा खाना हम सबके लिए, खासतौर से दलहनी फसलें हमें प्राप्त हों। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। मनोज जी, हमारा अगला प्रश्न आपसे है कि आप हमारे दर्शकगण को, किसान भाई, युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर वो शहद उत्पादन व्यवसाय अपनाना चाहें तो किस तरीके से उनको सलाह देना चाहेंगे और किस तरीके से वो ट्रेनिंग लें, इसके बारे में बताना चाहेंगे? सर, ट्रेनिंग के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, हमारे नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र दमोह में इसकी रेगुलर ट्रेनिंग होती है और मंथ में लगभग 8 से 10 बार भी ट्रेनिंग होती है। तो अलग अलग बैच में ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ले सकते हैं सर। और मधुमक्खी पालन के लिए कुछ क्षेत्र निश्चित रहते हैं। एमपी के कुछ रीजन हैं उसके लिए अनुकूल हैं और कुछ रीजन नहीं हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि माइग्रेशन करना है, मधुमक्खी के बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, फूल को देखना है, चॉइस करना है। तो ये विशेष ध्यान उस पर दिया जाना चाहिए, देना चाहिए सर। और अगर ये कर सकते हैं तो मधुमक्खी पालन से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि ये आप खुद के खेत पे नहीं करते, ये दूसरे के खेत पे करने वाली फसल है, दूसरे के खेत पे रख के। तो हमें अपना कुछ बुआई नहीं करना है, सिर्फ किसान के खेत देखना है, उसको चॉइस करना है, उस पर बस करना है, तो दूसरों के बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो साथियों, मनोज जी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, उनके अनुभव साझा किए, किस तरीके से उनने इस व्यवसाय की शुरुआत की, किस तरीके की उन्हें चुनौतियाँ आई, और युवाओं को संदेश दिया कि बिना प्रशिक्षण आप कार्य ना करें, क्योंकि बिना प्रशिक्षण कार्य करने से हमारी असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बिल्कुल हमारे किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मनोज जी, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने हमें दलहनी फसलों के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, किस तरीके से कीट नियंत्रण करें और खरीफ सीज़न के पहले फसल का चयन, खेत तैयार किस तरीके से करें। आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस, मूंग विक्रय का मिलेगा उचित मूल्य, प्रदेश में आयातित तुअर पर मंडी फीस नहीं, मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना और सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा देश में वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने में मध्य प्रदेश 100% योगदान देगा। उन्होंने कहा कि भोपाल में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट में देश एवं प्रदेश के 350 से अधिक निवेशकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की है। सभी के उत्साह का ही परिणाम है कि योजना में 20,000 करोड़ से अधिक राशि का निवेश होना संभावित है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने ग्लोबल एक्सपर्ट एवं JIZ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री बर्नार्ड क्रूजबर्ग को तकनीकी सहयोग के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कृषि उपज मंडियों में पारदर्शी व्यवस्था बनाकर मूंग खरीदी की जाएगी। प्रदेश के बाहर से व्यापारियों को भी मूंग खरीदी के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। मंडियों में किसानों को मूंग विक्रय का उचित दाम मिल सके, इसके लिए व्यापारियों को बोली लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल से यह बात
बात कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मूंग पर मंडी शुल्क में राहत दी जा सकती है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और आईटीसी को मूंग नीलाम में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हमारा प्रयास यह है कि मंडियों में मूंग की मॉडल दरें बढ़कर लगभग 7500 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बाहर से आने वाले व्यापारियों को नए मंडी लाइसेंस भी दिए जाएंगे। मंत्री परिषद द्वारा प्रदेश में तुअर दाल उद्योगों की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश में बाहर से आयातित तुअर पर मंडी शुल्क में पूर्णतः छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। छूट दिए जाने से प्रदेश में तुअर दाल की पर्याप्त उपलब्धता होगी, साथ ही परिवहन भी बढ़ेगा और रोजगार में वृद्धि भी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश के सुदूर वसाहटों मजरा, टोला, धोनी, पुरा इत्यादि को 12 संपर्कता प्रदान करने 21,630 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति अनुसार योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-2026 से 2029-2030 तक पहले चरण एवं वित्तीय वर्ष 2030-2031 से 2034-2035 तक दूसरे चरण में कुल अनुमानित 30,900 किलोमीटर मार्ग का निर्माण होगा। योजना का क्रियान्वयन राज्य मद में किया जाएगा। योजना के संबंध में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की साधिकार समिति को निर्णय लिए जाने के लिए अधिकृत किया गया है। स्वीकृति अनुसार न्यूनतम 20 आवास और 100 से अधिक जनसंख्या वाले 6,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले ऐसे क्षेत्र जिसके 50 मीटर की दूरी में पूर्व में 12 सड़क ना हो को बसाहट के अंतर्गत लिया जाएगा। इसके लिए बसाहट की जनसंख्या के घटते क्रम में विधानसभा क्षेत्रवार प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। सांसद, क्षेत्रीय विधायक और जिला पंचायत सदस्यों के परामर्श पर ग्रामीण जनों की स्थानीय आवश्यकता जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के आधार पर वसाहटों की प्राथमिकता में कलेक्टर द्वारा लिपिबद्ध कारणों से सूची में परिवर्तन किया जा सकेगा। अंतिम प्राथमिकता सूची का राज्य स्तर पर प्रकाशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार करते हुए सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना ग्रिड से जुड़े हुए कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से बिजली देने के लिए फीडर पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। कृषि क्षेत्र में देश में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं के लिए लगभग 8,000 पृथक कृषि फीडर्स स्थापित किए गए हैं। लगभग 35 लाख कृषि पंप हैं। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का विस्तार करते हुए सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना के अंतर्गत लक्ष्यों से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले कृषि दर्शन के अंक में हम कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।